पानी नहीं है तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, खत्म है बिल्कुल। और उस पानी का हम कितनी कदर करते हैं या कितना हम उसके बारे में सोचते हैं, ये शायद हमारे दिमाग में विचार ही नहीं आता है। वैसे तो हमारे विचार चलते ही नहीं है। मैं कई बार स्कूल कॉलेज में देखता हूं कि बच्चे क्वेश्चन करना ही नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहते हैं, जो टीचर ने बताया सुन लिया, उसके बाद कितना क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये उसके विचारशीलता पर आधारित है कि आप कितना विषय को चिंतन करते हो, कितना विषय पे मनन करते हो, तभी आपके मस्तिष्क से क्वेश्चन निकलेंगे, तभी आपके मस्तिष्क से सवाल निकलेंगे। हमारे समाज ने या हमारे जो संस्कार है या हमारी परंपरा है या हमारी रीति रिवाज है, उसने हमें जल संरक्षण के बहुत से तरीके बताए, लेकिन हम उनको हमने यूज नहीं किया, ना हमने उनका उपयोग करने की कभी कोशिश की। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है, जब बच्चा पैदा होता है तो कुआं पूजन या जलवा पूजन का एक कार्यक्रम होता है, सभी के घरों में होता है, वो किसी अलग नाम से हो सकता है, लेकिन हम उसको एक फंक्शन के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है या उसके आधार में या उसके बेस में क्या चीज है, वो हम कभी नहीं सोचते हैं। हम उसको बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, हम बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, हम अच्छा ढोल धमाका कर लेते हैं, हम लोगों को शराब पिला देते हैं, हम लोगों को अच्छा कहलवा लेते हैं अपना, लेकिन जिस वजह से वो जलवा पूजन या कुआं पूजन किया जाता है, शायद उसके ऊपर हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती। बिल्कुल हम घरों में कभी भी ये चर्चा नहीं करते कि जो बच्चा हमारे यहाँ घर में जन्म हुआ है उसके उपलक्ष्य में या उसके अवसर पर ये एक कुआं पूजन या जल पूजन का कार्यक्रम हुआ है कि हम जल की पूजा करते हैं, और हम ये विचार करते हैं कि हमारे जो घर में बच्चा पैदा हुआ है उसको कभी जल की कमी ना हो। इसका अर्थ ये है कि हम अगली पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण करना चाहते हैं या जल को दे के जाना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति हमारे बीच में है नहीं, हम सोचते नहीं है। मैं एक स्टोरी आपको छोटी सी सुनाना चाहता हूं, है तो वो जंगल से संबंधित, लेकिन वो इस पे सटीक बैठती है। जब हम जोड़ तालाब बनाते हैं, जोड़ तालाब संरक्षण का केंद्र समझते हैं, तो हम जोड़ तालाबों की रक्षा नहीं करते हैं, जोड़ तालाबों की तरफ जाके भी नहीं देखते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा ने किसी बढ़ई से कहा कि भाई आप मेरे लिए एक टेबल बनाओ, एक मेज बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं बना दूंगा। तो बोला कि मेरे को लकड़ी लेके आनी पड़ेगी, जंगल में जाना पड़ेगा और लकड़ी लेके आनी पड़ेगी, तब मैं मेज बनाऊंगा। तो राजा कहता है कि ठीक है भाई जाओ, आप जाओ और लकड़ी ढूंढो और लकड़ी लेके आओ। तो जो बढ़ई था वो 6 दिन तक वापस नहीं आया। 7वें दिन जब वापस आया तो राजा ने पूछा कि भाई तुम 7 दिन तक क्या करते रहे? लकड़ी लेने गए थे और लकड़ी 7 दिन में मिली आपको जंगल में, वहां तो दुनिया भर के पेड़ खड़े हुए हैं। उस बढ़ई ने कहा कि 6 दिन नहीं 6 साल भी लग सकते थे लकड़ी ढूंढने में, 3 साल भी लग सकते थे, 1 साल भी लग सकता था। उन्होंने पूछा क्यों लग सकता था? और बढ़ई ने बताया कि इसलिए लग सकता था कि कौन सी लकड़ी उस मेज के लिए उपयोगी है और कौन सा पेड़ कटना चाहता है या कौन सा पेड़ हमारे को टेबल के लिए तैयार है अपनी जान देने के लिए। मुझे ये भी देखना था। ये नहीं कि मैं गया और आक्रामकता के हिसाब से किसी भी पेड़ को काट के ले आया। पेड़ जब अपनी सहमति देगा वही पेड़ मैं काट सकता हूं, किसी छोटे पेड़ को नहीं काट सकता, किसी बच्चे को नहीं काट सकता। जो बड़ा पेड़ है, जो पका हुआ है, जो परिपक्व है, उसको मैं काट सकता हूं। तो उसको ढूंढने में मुझे उनकी सहमति लेने में इतने दिन लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या सहमति, पेड़ तो निर्जीव है। तो उन्होंने कहा आप कहते हो ना निर्जीव है, जो जीवन देता हो वो निर्जीव कैसे हो सकता है? कोई निर्जीव चीज जीवन दे ही नहीं सकती कभी भी। कोई भी निर्जीव चीज जीवन नहीं देगी, सजीव चीज ही आपको जीवन दे सकती है। जिसमें जीवन है वही आपको जीवन प्रदान कर सकती है, बगैर सजीव चीज के जीवन प्रदान हो ही नहीं सकता। तो जो पेड़ है उसकी सहमति इसलिए लेनी पड़ती है कि पेड़ तैयार है कि नहीं है। अब मैं इससे ये समझाना चाहता हूं कि जो परिपक्व व्यक्ति है या जो बुजुर्ग है वो उसको उपयोग किया जा सकता है ऐसी चीजों के लिए। अगर मुझे कोई कहे कि आप अपनी किडनी दे दो, आप अपनी लीवर दान कर दो या आप अपनी आंखें दान कर दो, तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने इतनी उम्र जी है, इतना अनुभव है मेरे अंदर। लेकिन अगर किसी आप जैसे से कहे जिसका जीवन पूरा बकाया है, जिसने जीवन में पता नहीं राष्ट्र के लिए क्या क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, वो देने में उसको हिचकिचाहट होगी और वो उस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। तो पेड़ जो है उसकी सहमति लेना जरूरी है। इसी प्रकार से जब हम जोड़ और तालाब की बात करते हैं, तो आज जब जोड़ और तालाब बनाए जाते हैं तो कभी जो है जमीन की सहमति नहीं ली जाती।
कभी भी जो हमारा कैचमेंट एरिया है उसको नहीं देखा जाता है। जोड़ बनाने के लिए या तालाब बनाने के लिए या सरोवर बनाने के लिए कैचमेंट एरिया देखना पड़ता है कि कौन सा एरिया पानी को अपने अंदर समाहित कर सकता है। अगर हमने किसी टीले पे जोड़ बनाया या तालाब बनाया तो वहां तो एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। एक बूंद भी पानी नहीं आएगा तो उस जोड़ का फायदा क्या है। और आज यही हो रहा है हमारे बीच में। आज जितने भी हमारे इंजीनियर है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो एक्शन के रूप में हो, चाहे वो एससी के रूप में हो, उनका काम यही है कि मुझको एक तालाब खोदना है, एक जोड़ खोदना है। उसको पानी से मतलब नहीं है कि पानी इकट्ठा करने के लिए हमें जोड़ बनाने की जरूरत है। आज आप लोग गांव से होंगे, कुछ लोग ये जानते हैं कि जोड़ और तालाब गांव में वाटर कंजर्वेशन का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और मैं जानता हूं जब हम छोटे होते थे, बहुत ज्यादा छोटे होते थे, तो हमारे बुजुर्ग हमें चप्पल या जूते पहन के भी जोड़ में नहीं जाने देते थे। उनके लिए इतना पवित्र स्थान होता था वो, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन पूजनीय स्थल है जिसकी हम पूजा करते हैं। हर फंक्शन में, हर पूजा के स्थल पर कोई भी यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी हवन हो, उसमें सबसे पहले हम जल की पूजा करते हैं। और उस पानी को अगर हम ऐसे छोड़ दें, उसको ऐसे बहाने के लिए छोड़ दें, तो मुझे लगता है जीवन चलने वाला नहीं है। आज जोड़ तालाब की जो हालत है आपसे छुपी हुई नहीं है। हम उसमें कितनी गंदगी डालते हैं, हम गोबर भी डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, बोतल डालते हैं, और जो भी हमारे गांव की आसपास की गंदगी है, जो हमारा यूज्ड वाटर है, वो भी उसके अंदर जाता है। तो उस जोड़ तालाब की कितना उसकी सहमति नहीं है कि मेरे अंदर ये सब कुछ आए, या मैं इस गंदे पानी को संचय करूं या इसका संरक्षण करूं। क्योंकि हमारा जो एक्यूफर लेवल है, जिसको हम एक्यूफर लेवल बोलते हैं, जो जिसको चोया बोलते हैं, जिसको वाटर लेवल बोलते हैं, उसमें जब पानी गंदा जाता है, क्योंकि आज जो एक चलन हुआ है वाटर रिचार्जिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर रिचार्जिंग का जो एक सिस्टम चला है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि हमारे को सिस्टम का नहीं पता है। अभी 24 तारीखों की मीटिंग हो रही थी, हाई लेवल की मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट पे, और कोई बाहर से आए हुए थे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, वाटर कंजर्वेशन जो भी यहाँ पे सिस्टम है, जो भी यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, उसके जानकारी लेने के लिए। तो आप जानकर हैरान हो गए कि लोगों को जो इंजीनियर के रूप में काम कर, उनको ये नहीं पता कि वाटर हार्वेस्टिंग होता कैसे है। उनको ये नहीं पता कि ट्रेडिशनल जो है हमारे वाटर बॉडी कौन कौन सी है, ये नहीं पता। वो ट्रेडिशनल वाटर बॉडी को टैंकी जो हमारी छतों पर रखी है उनको मानते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल वाटर बॉडी हमारे कुएं हैं जो पुराने, जिनसे हम पानी खींचते थे, या हमारे जोड़ तालाब है, बावड़ी है, या सरोवर है, या और जो छोटे मोटे हमारे पानी इकट्ठा करने के साधन थे वो है। लेकिन उनको नहीं पता है। ये मेरी बहस हो गई उनको इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं हमें पता है, लेकिन अब हमारे पास ऐसे साधन तो कोई है नहीं जिसमें हम पानी इकट्ठा कर सके, जबकि हर गांव में कोई ना कोई कुआं सूखा पड़ा है। जोड़ों की संख्या इतनी है, हमारे हरियाणा में लगभग 12-13 हजार जोड़ तालाब है जिसको हम संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है। कागज हम पढ़ना चाहते हैं, हम रैलियां निकाल सकते हैं, हम कंपटीशन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब पानी की प्यास लगेगी तो हमें पानी चाहिए लोटे में, हमें पानी चाहिए गड़वे में। कागज की सीट पर पानी लिखा हुआ होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर हम ये सोच ले किताबों में पढ़ के हमारा काम चल जाएगा, हमने एक नारा लिखवाया दीवार पे कि जल ही जीवन है, उससे काम नहीं चलेगा। ये तो हमने बहुत कर लिया, बहुत रैलियां भी निकाल लिया हमने, लेकिन हम हाथ से काम नहीं करना चाहते। मेरे घर में कितना दुरुपयोग पानी का हो रहा है उसको मैं देखना नहीं चाहता हूं। हमें नारा जरूर लिख सकता हूं कि जल ही जीवन है और जल का दुरुपयोग करना पाप है, लेकिन मैं अपने हाथों से क्या कर रहा हूं या मेरे जीवन शैली में क्या चीज है उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं फव्वारे से नहाऊंगा या फव्वारे से नहाऊंगी, उसमें कितना भी पानी बहे, साबुन का पानी बहे या जितना भी पानी बहे, और वो हमारे गटर में जाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं नारा लिख सकती हूँ, मैं पेंटिंग हो तो मैं इनाम भी जीत सकते हैं कि भाई मैंने वाटर कंजर्वेशन में बहुत अच्छी पेंटिंग की और मैं इसमें इनाम जीत गया। लेकिन कभी भी भूख जो है कागज पर लिखे हुए रोटी शब्द से पूरी नहीं होगी। रोटी बनानी पड़ेगी, रोटी के लिए अन्न उगाना पड़ेगा, रोटी के लिए आटा पीसना पड़ेगा, उसके लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, उसके लिए आटा गूंदना पड़ेगा, उसके लिए रोटी बनानी पड़ेगी, फिर उसको सेकना पड़ेगा और फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हो। कागज पे लिखी हुई रोटी से काम नहीं चलेगा। और आज स्थिति यही है हमारे बीच में
कि हर नौजवान साथी मोबाइल की तरफ दौड़ रहा है। मोबाइल में मुझे कई बार ये होता है कि मोबाइल में ऐसा क्या है जो इतनी एडिक्शन है कि वो हर बार हर 2 मिनट के बाद देखता है मोबाइल, हर 2 मिनट के बाद देखता है कि कोई नया तो नई चीज तो नहीं आ गई है। वो सब आप जैसे ही लोग हैं जो मोबाइल देखते हैं। कोई ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है उसके अंदर कि बहुत बड़ी कोई खोज डाल देगा आपके पास, या वाटर कंजर्वेशन के कोई नए नियम डाल देगा वो, या स्वच्छता के कोई नए नियम डाल देगा, या रोजगार के कोई नए तरीके डाल देगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब वही छोटी छोटी चीजें लोग डालते हैं और उन्हीं चीजों से हम खुश हो जाते हैं कि हमें इतने लाइक मिल गए, हमें इतने लोगों ने शेयर कर दिया, हमारे को इतने लोगों ने देख लिया, हमारे इतने ऐसे लोगों ने कपड़े देख लिया, हमारी इतने लोगों ने बढ़ाई कर दी। लेकिन इस बढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन संघर्ष से चलता है। और जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज है जल, उसके ऊपर मैं इसलिए फोकस करना चाह रहा हूं कि पानी के बगैर हमारे पास कोई दुनिया का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हमारा जीवन चल सके। मैं कई बार देखता हूं हमारे हिसार में, मैं हिसार की बात ही कर रहा हूं, बाकी अगर पूरे हरियाणा की बात करो तो आप गुड़गांव जैसे शहर में, जिसमें मैं पला बड़ा हूं, जिसमें मेरा बचपन बीता है, मुझे पता है कि कहां से पानी आता है और कहां पे चेक डैम बनते थे और कहां पे कौन सा नाला था जिसमें से पानी इकट्ठा होकर कहां पे इकट्ठा होता था। वो सब जो है लोगों ने दबा दिए। गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। आज गुड़गांव शहर में 5-5, 6-6 फुट, 8-8 फीट पानी खड़ा हो जाता है, निकासी का कोई चारा नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा हरियाणा, अगर पानी का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया तो बरसात में पूरे हरियाणा के गांव डूबेंगे सारे, अगले 5 साल के अंदर सारे गांव डूबेंगे। क्योंकि हमारे पास जो जल संरक्षण का केंद्र था, जो सरोवर था या जोड़ था, जो तालाब था, वो हमने पाट दिए सारे, उसमें गंदगी डाल दी, या हमने उसमें पार्क बना दिए। क्योंकि हम पार्क बहुत बनाना चाहते हैं ना, पिकनिक हमारा जीवन बन गया। हमारे जीवन में सिर्फ पिकनिक के लिए स्थान है, समय है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। अगर हम किसी को कह दें आज नौजवान को कि हाथ में झाड़ू पकड़ो, कस्सी पकड़ो, तसला उठाओ और जोड़ की सफाई करो, नहीं, समय नहीं है मेरे पास। मैं देखता हूं, मुझे कई बार शर्म आती है। हमारे ऑफिस महावीर स्टेडियम में, उसके बगल में मधुवन पार्क है, इतने बच्चे वहां बैठे रहते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं। और उनको फिल्म देखने के लिए हमारे स्टेडियम में से लोगों ने दीवार के ऊपर से झांकियां बना रखी है, उसमें सारा दिन देखते हैं। किसके बच्चे हैं जो बैठते हैं वहां के, जो कॉलेज के स्कूल के नाम से आते हैं पार्क में पूरा दिन बैठे रहते हैं, वो किसके बच्चे हैं? हमारे तो बच्चे हैं ना, हमारे पड़ोसी के होंगे, हमारे मोहल्ले के होंगे। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है कि जो अपने जीवन को ताक पे लगा के, अपने भविष्य को ताक पे लगा के हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं। मैं उन बेटियों को कहना चाहता हूं कि जल संरक्षण तो बहुत ही महंगा सौदा है, बहुत ही महंगा है, उस पर काम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर चाहोगे तो हो जाएगा। पहले आप अपने जीवन को ही संभालो। हमारी बेटियां, मैं कल्पना करता था महारानी लक्ष्मीबाई का, मैं कल्पना करता था बड़ी बड़ी जो हमारी बेटियां थी उनकी कल्पना करता था कि ऐसी हमारी बेटियां होनी चाहिए। नंगेली एक बेटी